Hello, the topic is dividend theories. Okay, so let's we start कि dividend theories क्या होता है. Firstly, dividend क्या होता है? Dividend is a distribution of profit by a corporation to its shareholder. तो डिविडेंड क्या है? डिविडेंड रेफर्स टू अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. मैंने जो कंपनी होती है वो अपने प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूशन करती है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर के बीच, उसको हम कहते हैं डिविडेंड. ओके, द रेट ऑफ रिटर्न the which shareholder take over by a company are called dividend. Clear? So we have a theories. The main two theories, two schools of thoughts. We can say that also. The first is relevance theory of dividend. Second is the irrelevance theory of dividend. Okay. So under these theories, we have two theories under the relevance theories. That is Walter model and Gordon model, and second one is irrelevance theory of dividend. Under this we have a Modigliani and Miller approach, जिसको हम कहते हैं कि MM model. Clear? तो फर्स्ट वी हैव एन रेलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड. सो रेलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड क्या कहती है कि जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड डिसीजन होता है कि हमें रिटेन कर रखना चाहिए, बांटना चाहिए, क्या करना चाहिए. तो वो ऑफ द फर्म वो अफेक्ट करता है मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म. It means कि dividend decision affect the market value of a firm. Clear? In which we have our models, two model. First, that is a Walter dividend decision model. So James A. Walter believed that the dividend decision of firm always affect the market value of firm. So what is that कि जो डिविडेंड डिसीजन है वो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट करता है. क्लियर? तो ये जो है वॉल्टर है, जो इसने टू फैक्टर्स को लेकर जो डिस्क्राइब किया है कि कैसे करता है. हमारे पास के ही होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड और होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. क्लियर? उसके बाद अकॉर्डिंग टू वॉल्टर we have three cases. First, growth firm, decline firm and normal firm. Growth firm क्या होता है? Where R more than K. It means जो हमारी रिटर्न है वो ज़्यादा है और हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम है. क्लियर? तो वो ग्रोथ हो रही है फर्म की, उसको ग्रोथ फर्म कहते हैं. द फर्म शुड रिटेन. तो इस टाइम पर फर्म को क्या करना चाहिए? द फर्म शुड रिटेन इट्स अर्निंग. अपनी अर्निंग को रिटेन कर रखना चाहिए, बिकॉज द फर्म हैव एम्पल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रॉमिसिंग हाई रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर. तो क्या है, सिंपली जब हमारी रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगी, हमारी कैपिटल कम लगी होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो क्या होगा, हमारी ग्रोथ होगी फर्म की. उस टाइम पर जो डिविडेंड है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको रिटेन कर रखना चाहिए, बिकॉज हमारे पास उस टाइम पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ पर हमें क्या होगा, फ्यूचर में हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा. तो वहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. क्लियर? ओके. उसके बाद सेकंड है डिक्लाइन फर्म. क्या होती है? वियर आर इज लेस देन के. जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो वो फर्म क्या है, डिक्लाइन है, ग्रोथ नहीं हो रही, डिक्लाइन हो रही है. क्लियर? तो यहाँ क्या, दिस फर्म लैक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. तो यहाँ पर जो फर्म है उसके पास अपॉर्चुनिटीज भी कम होंगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए. तो यहाँ पर जो है कंपनी है उसको क्या करना चाहिए, पूरा डिविडेंड जो है देना चाहिए, मीन्स उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए इन्वेस्टर को, इंस्टेड ऑफ रिटेनिंग. क्लियर? उसके बाद हमारा थर्ड है नॉर्मल फर्म. क्या होती है? वेयर आर इज इक्वल टू के. इट मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न. तो यहाँ पर तो जो कंपनी है उसकी मर्जी है, चाहे वो रिटेन करे चाहे वो डिस्ट्रीब्यूट करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज दे आर सेम. क्लियर? उसके बाद इसके अजम्पशंस है. कौन कौन से अजम्पशन ली जाती है वॉल्टर मॉडल्स में? द फर्म डज नॉट यूज डेट टू इक्विटी ऑफ फाइनेंसिंग. तो जो फर्म है वो यूज़ नहीं करती ना ही डेट को ना इक्विटी को. क्लियर? और सेकेंड अजम्पशन है कि फर्म्स आर एंड की दोनों कांस्टेंट है, रेट ऑफ रिटर्न एंड जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कांस्टेंट रहेगी. द फर्म एदर इंटायरली डिस्ट्रीब्यूटर. फर्म चाहे वो पूरा जो है उस पूरा का पूरा जो डिविडेंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, चाहे उसको रिटेन करे. देयर इज़ नो चेंज इन अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो कॉर्पोरेट टैक्स भी जहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे.
क्लियर। तो ये थी उसकी अजम्पशन। तो इस मॉडल जो है दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन 2 पॉइंट्स के बेस पर है। फर्स्ट IRR मैंने पहले बता दिया था, और K जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच मीन्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका ये फॉर्मूला है P इज इक्वल टू D+R, ब्रैकेट में है E+T, डिवाइड किया हुआ है KE से, और उसको पूरे को डिवाइड किया है KE से। ठीक है। P का मीन्स क्या है, प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, D मीन्स इनिशियल डिविडेंड पर शेयर, K मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, R मीन्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और E मीन्स अर्निंग पर शेयर। क्लियर। तो इस जो मॉडल है इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, ये मॉडल कहता है इट इज यूम कॉन्स्टेंट रिटर्न विच कांट बी पॉसिबल। जो रिटर्न है ये कहता है कि कॉन्स्टेंट रहती है, सेम रहती है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मार्केट में जो प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है और रिटर्न भी फ्लक्चुएट होती रहती है। क्लियर। सेकेंड है हमारे पास इट अज्यूम कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल इन एवरी बिजनेस फेसेस अनसर्टेनिटी। तो हर एक बिजनेस अनसर्टेनिटीज फेस करता है, कोई भी कॉन्टीजेंसीज आ जाती है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट नहीं रहती, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर। तो ये थी इसकी क्रिटिसिज्म। उसके बाद हमारे पास सेकंड मॉडल है जो रेलेवेंस थ्योरी में आता है, वो है गॉर्डन मॉडल। तो ये गॉर्डन मॉडल जो है रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड डिसीजन टू वैल्यूएशन ऑफ फर्म, तो ये कहता है कि जो डिविडेंड डिसीजन है वो फर्म की वैल्यू को जो है अफेक्ट करता है। क्लियर। तो इसमें भी 3 केसेस दिए गए हैं, जैसे R इज़ मोर देन K। अगर रिटर्न ज़्यादा होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, तो क्या करना चाहिए, रिटेन कर रखनी चाहिए अर्निंग। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो, रेट ऑफ रिटर्न जो है कम हो, तो शुड बी पे 100% डिविडेंड, 100% पे करना चाहिए। अगर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वल है, तो क्या करना चाहिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे वो रिटेन कर ले, चाहे वो इन्वेस्टमेंट कर दे। क्लियर। चाहे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अब इसकी अजम्पशन क्या है, ऑल इक्विटी फर्म है, इट मीन्स कि डेट का यूज़ नहीं किया गया है। क्लियर। कॉर्पोरेट टैक्स, डू नॉट कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पर भी नहीं है, IRR भी कांस्टेंट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कांस्टेंट, रिटेंशन रेशियो जो है वो भी कांस्टेंट है। क्लियर। तो इसका ये फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर बेसिकली गॉर्डन एंड जो है वॉल्टर मॉडल, दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ पर रिटेंशन रेशियो ली गई है, वहाँ पर नहीं ली। बाकी सेम है कि ग्रोथ फर्म में कैसा करना चाहिए, डिक्लाइन में कैसा करना चाहिए, और नॉर्मल में कैसा करना चाहिए। ठीक है। ओके। PO इक्वल टू मीन्स प्राइस ऑफ शेयर, E मीन्स अर्निंग पर शेयर, 1 - B, 1 B मीन्स रिटेंशन रेशियो, KE मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड B मीन्स रिटेंशन रेशियो, R मीन्स रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर। उसके बाद हमारे पास सेकंड है इररेलेवेंस थ्योरी। इररेलेवेंस थ्योरी में क्या कहती है कि जो डिविडेंड डिसीजन है उसका फर्म की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे वो रिटेन करे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर। तो उसका हमारे पास है मॉडिग्लानी एंड मिलर मॉडल है। सो अकॉर्डिंग दिस मॉडल डिविडेंड डिसीजन ऑफ अ फर्म इज इररेलेवेंट एज इट डज नॉट अफेक्ट वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। तो डज नॉट अफेक्ट करते हैं, शेयर होल्डर की वेल्थ को अफेक्ट नहीं करते। द वैल्यू ऑफ फर्म डिपेंड्स ऑन, तो जो वैल्यू होती है फर्म की वो किस पर डिपेंड करती है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इंस्टेड ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। क्लियर। तो इसकी क्या क्या assumption है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, कोई फ्लोटेशन ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, गवर्नमेंट तो कोई टैक्स इम्पोज ही नहीं कर रही, और नो रिस्क और नो सर्टेनिटी फैक्टर, ये इसकी अजम्पशन है। क्लियर। तो इस पर हमारे पास पहले क्या है, हम पहले मार्केट प्राइस कैलकुलेट कैसे करते हैं, PO इक्वल टू D1 प्लस P1। मान लीजिए जहाँ पर हमने क्या किया, डिविडेंड कहते हैं कि डिविडेंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन का कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूट करो चाहे ना करो। मान लीजिए अफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिविडेंड। क्लियर। कर दिया। तो उसके बाद हम मार्केट प्राइस कैसे अपना जो है कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम फर्म की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ओके। जैसे कि PO इक्वल टू प्रिवेलिंग मार्केट शेयर ऑफ प्राइस, D1 क्या होता है, डिविडेंड रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड, P1 मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ 1 प्लस KE मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर। तो जो P1 है उस P1 मीन्स मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड, उसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है,
P1 इक्वल टू P0 ब्रैकेट में 1 प्लस के ई ब्रैकेट बाद माइनस T1। क्लियर। सेकेंड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है इफ़ अ कंपनी नीड्स टू इशू फ्रेश शेयर इन ऑर्डर टू मीट इट्स। मान लीजिए जब हमने क्या किया, अपने जो डिविडेंड है उस और जो अपना रिटर्न है उसको अपने रिटेन कर नहीं रखा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें ज़रूरत पड़ी हमारी इन्वेस्टमेंट और करने की, तो हम क्या करेंगे, हम फिर शेयर इशू करेंगे बिकॉज हमने रिटेनिंग तो की नहीं थी। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब जो शेयर है उसको इशू करेंगे। तो इफ़ कंपनी नीड्स टू इशू फ्रेश शेयर इन ऑर्डर टू मीट्स इन्वेस्टमेंट नीड्स, तो क्या फॉर्मूला है, न्यू शेयर टू बी इशूड इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस NDI डिवाइडेड बाय P1। P1 प्राइस ऑफ न्यू शेयर, आई मीन्स इन्वेस्टमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड जितनी हमें चाहिए, ई मीन्स टोटल अर्निंग, NDI मीन्स टोटल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, अपने जो कितने हमने शेयर इशू करने हैं वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे पास नाउ वैल्यू ऑफ द फर्म, तो फिर उसके बाद हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारी फर्म की अब वैल्यू कितनी है। तो उसका हमारा फार्मूला है NPO इक्वल टू N प्लस M P 1 माइनस 1E एंड डिवाइड किया हुआ है 1 प्लस KE। तो N का मीन्स इसमें क्या है, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। क्लियर। तो इस जो थ्योरीज है उसके क्रिटिसिज्म क्या है कि इट डज नॉट कंसीडर टैक्स। ये जो थ्योरी है टैक्स को कंसीडर नहीं करती, बट टैक्स एक्चुअल में होता है। फ्लोटिंग कॉस्ट को भी कंसीडर नहीं करती, फ्लोटिंग कॉस्ट भी पड़ती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पड़ती है, उसको भी कंसीडर नहीं करती। क्लियर। सेकंड है इट डज नॉट कंसीडर रिस्क। रिस्क तो हमेशा होता है, चाहे आप कोई भी बिजनेस करो, रिस्क कंसल्टेंट ही रहती है, बट ये इसको भी कंसीडर नहीं करती। इन्वेस्टर डू नॉट ऑलवेज बिहेव रैशनली। तो कहते हैं कि जो इन्वेस्टर है, हम कहते हैं कि वो रैशनल होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि वो रैशनल नहीं होते, तो वो ऑलवेज हमेशा रैशनली बिहेव नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो ये इसकी क्रिटिसिज्म है। ओके, थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।